हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं लेक्चर लेने से पहले आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी कोई भी कोचिंग ले रहे हैं या आपको स्कूल में आपका टीचर पढ़ा रहा है, जब तक आप घर पर नहीं पढ़ेंगे तब तक जो कोई भी कितना ही पढ़ा ले, आपको जो है वो चीज़ मतलब वो आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम में और उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप हमेशा जो भी आप या तो क्लास में पढ़ते हैं या कोई किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या मेरे लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद अपनी बुक को भी रेफ़र करना चाहिए। और अगर कोई डाउट है स्पेशली मेरे पास कमेंट के रूप में आप मेरे पास भेज सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें। इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ आज 7.4 लीनियर मूवमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है कि वो आपको पता है कि बहुत से पार्टिकलों को अगर एक जगह इकट्ठा करके स्टडी की जाए तो उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बॉडी बोल देते हैं, कोई मास होता है, या हम इसे रिजिड बॉडी भी बोल देते हैं। तो हमें पता है, वी नो कि P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है। एंड न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब n पार्टिकल्स अगर हम लें, मान लो एक बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, n मतलब एक बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो हम n बोल रहे हैं उसको। तो n पार्टिकल्स के लिए फॉर n पार्टिकल्स ये टोटल मोमेंटम फॉर n पार्टिकल्स, टोटल मोमेंटम p जो है ये कितना होगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn। यानी कि इसमें सारी बॉडी आ गई। इसको अलग अलग लिख सकते हैं इसके आधार पर, m1v1 m2v2 अप टू प्लस mn vn। और कैसे लिख सकते हैं, टोटल को इज इक्वल टू mv। m हो गया टोटल मास इन पार्टिकल्स का, और ये हो गया टोटल v, ठीक है। तो टोटल मास हो गया ये, और ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये फॉर n पार्टिकल्स आपका आ गया। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, ये है टोटल मास, एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स, यानी कि पूरी बॉडी का, ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरी बॉडी का, ठीक है। तो इसे अगर हम लिखना चाहें dp अपॉन dt, ये कब काम करेगा, जब इस पर फोर्स लगेगा, बाह्य बल ये वाला। अगर मान लो बाहरी जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज़ Fext। ये आपका सेकंड लॉ है न्यूटन का। तो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया। अच्छा, अब माना लेट सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स Fext एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ज़ीरो। Fext जो कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, Fxt एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये मान लो ये ज़ीरो है। तब दैट्स वाई अगर ये ज़ीरो हो गया तो dp अपॉन
डी टी विल बी इक्वल टू 0 और इसको हम बोल देंगे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस एफ एक्स टी एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहाँ पर भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं उसका क्या मतलब है, पूरी बॉडी या रिजिड बॉडी। तो ये अगर ये 0 है तो टोटल लीनियर मोमेंटम P इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है सीधा सीधा। सो ये क्या है, दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम P ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसे मैं लिख नहीं रहा भाई, ये है कि ये आपको मैं दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम P ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज P इज इक्वल टू mv। ठीक है, व्हेन F एक्सटर्नल ऑन ए सिस्टम इज 0, यानी कि जब व्हेन Fext एक्सटर्नल फोर्स अगर ये 0 होता है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इस कंडीशन में सेंटर ऑफ जो ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये 0 है तो वेलोसिटी हो गई आपकी कांस्टेंट। ठीक, इक्वेशन जो हमारे पास है P इज इक्वल टू 0 जो है, ये मतलब जो कांस्टेंट जो हम बता रहे हैं ये कांस्टेंट हो गई इन ए प्लेन एक्स वाई जेड ऑल्सो। वी कैन राइट, इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं इन एक्स वाई जेड। तो उस कंडीशन में अगर मान लो पी एक्स इज इक्वल टू C1 है, पी वाई इज इक्वल टू C2 है, पी जेड इज इक्वल टू आपका C3 है, तो ये जो है ना, ये C1 C2 C3 ये सभी हैं स्केलर क्वांटिटी। ये तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर P। ये जो हैं ये P की ही कंपोनेंट हैं इन 3 डायमेंशन, दैट इज इन प्लेन, दैट इज इन एक्स वाई जेड एक्सिस। और C1 C2 C3 ये कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मतलब एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। एग्जाम्पल 1 वो है, हम लेते हैं एग्ज़ाम रेडियम का, RA रेडियम किसको, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक रेडियम एक रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी आप जानते हैं कि वो जो है समय के साथ डिके होता रहता है, यानी कि वो टूटता रहता है, जैसे कि आपका यूरेनियम आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये जो है ये किस किस में टूटता है, एक तो रेडॉन Rn और एक अल्फ़ा, यानी कि इसे ये हीलियम के कणों में टूटता है मतलब डिसइंटीग्रेट होता है। तो Ra रेडॉन व अल्फ़ा पार्टिकल में इंटरनल फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिविटी के कारण टूटता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होता है, तब इसका टोटल लीनियर मोमेंटम P, तब इसका टोटल लीनियर मोमेंटम P टूटने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद उतना ही रहता है जितना पहले था, यानी कि जितना अब है, जितना इसका अकेले का था उतना ही ये डिके होने के बाद इसमें टूटा, उतना ही रहेगा लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम P। ठीक, सो
वह जो आर एन है, आर एन, ये आर एन व अल्फ़ा डिके के अलग अलग दिशा में इस तरह मूव करते हैं कि रेडोन व अल्फ़ा रिजल्टेंट का सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर मूव करता है। इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे पास रेडियम था, अगर ये डिसइंटीग्रेट होता है और दो दिशाओं में ये जा रहा है, ये मान लो हीलियम का हिस्सा है, ये है आपका रेडोन का हिस्सा, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर मास सेम पाथ पर, यानी कि जो इस पाथ पे ये चल रहा था ये यहीं पर कहीं लाई करेगा, इसी पाथ पर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी पाथ पर कहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट्स वाई प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास पर सोल्व करना बेहतर है। इट इज़ बेटर टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम ऑन सेंटर ऑफ मास, न कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर सोल्व न करने के बजाय इट इज़ गुड टू सोल्व एनी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम ऑन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये है एग्ज़ाम्पल 2। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये भी निश्चित है कि जो भी आपको टीचर या मैं या और भी कोई पढ़ाता है, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू। सो you would have to work hard at home also after listening the lecture at school or from a tutor or from me। एग्ज़ाम्पल 2 लेते हैं। मान लो इस आकाश में दो तारे हैं, वो घूम रहे हैं और जिनका मास बराबर है। तो अपनी बुक में देख लेना, मैं अच्छी तरह नहीं बना पाऊँगा। मान लो कि ये एक स्टार है और दूसरा स्टार है, इस डायग्राम को बुक में देख लेना। ये मान लिया एक स्टार है, ये S2 है, ठीक है। ये स्टार ऐसे गया, इसकी दिशा ऐसे है, ये हो गया S2। और ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन को ये वाला, इसे मान लो S1 है। तो आप ध्यान से देखना, अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, और जब ये जब आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आके इधर हो गई है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम एक सर्किल के रूप में दिखा देते हैं। सेंटर ऑफ मास ये रहा, S2 ये जा रहा है इधर, S1 ये जा रहा है इधर, और ये हमने मान लिया है कि ये जो है इनके जो मास हैं वो बराबर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये दिस एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ S1 एंड S2 स्टार्स, ये से बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और वह S1 व S1 और ये S2 दोनों फ्रीली यूनिफॉर्म मोशन से आकाश में कहीं ना कहीं ये अपनी मतलब कहीं मोशन कर रहे हैं। अगर इन दोनों का मास m1 इज इक्वल टू m2 है, तो इस फिगर के अनुसार ये जो है, इस फिगर को समझना तो बहुत कठिन है, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है वो आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो है दोनों एक सर्किल में चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी दिशा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहती है, एक अपोजिट रहती है। सो फिगर बी, दिस फिगर इज़ इजी टू पोर्ट्रेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बताता है कि S1 एंड S2 आर मूविंग इन ए सर्किल। ऐसे समझना मुश्किल है। ये बताता है कि ये दोनों एक सर्किल में घूम रहे हैं अबाउट ए सेंटर ऑफ मास। ये है आपका ये
center of mass moving in a circle about center of mass and center of mass is at rest। वो center of mass यहाँ पर है बीचों बीच में सर्किल के, और ये हमेशा ये रेस्ट में रहता है। Therefore in frame of reference trajectory of S1 and S2 is a combination of, मैं रिपीट कर रहा हूँ, in frame of reference trajectory में तो जो ये पाथ जो अपना रहे हैं, trajectory of S1 and S2 is combination of number one किस किस का कम्बिनेशन है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और नंबर 2 क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टार्स सर्कुलर ऑर्बिट, ये है ऑर्बिट ऑफ स्टार्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इन आधार पे जो हमने ये ऊपर के जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनके आधार पर आप ये प्रूव कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आए तो इनके आधार पर और इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर ये प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों से प्रूव होता है कि सेपरेटिंग द मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम इनटू ए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास and motion about center of mass is very useful technique and it helps to understand motion of system. Okay, thank you and have a nice time.